हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके रीड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्यमंडल का केंद्र बिंदु है। तो सूर्यमंडल का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य। ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम कौन सा है? बुध। ठीक है, बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह शेष ग्रह के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो सिर्फ ये एक है, शुक्र। ओके। और एक याद रख लेना, हमारे जो ग्रह होते हैं वो कैसे घूमते हैं? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते, मतलब घूर्णन करते हैं। ओके। लेकिन जो शुक्र है वो कैसे घूमता है? वो घूमता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक। नेक्स्ट, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम कौन सा ग्रह है? सबसे निकट है बुध ग्रह। सौरमंडल के किस ग्रह का परिक्रमा काल सबसे सबसे कम होता है? तो सबसे कम कौन सा होगा? जो सबसे पास में होगा वो है बुध। ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? तो ये है बुध ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से किस नंबर पर आती है? तो ये आती है तीसरे नंबर पे। अब देखो बढ़ते हुए क्रम में, जैसे पहले कौन सा आएगा? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, देन वरुण। ओके। तो देखो पृथ्वी किस पर आएगी? तीसरे नंबर पे। ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध। और सबसे चमकीला पूछ दे तो शुक्र। ओके। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा बृहस्पति। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है शनि। ओके। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो अभी मैंने बताया था ना, शुक्र। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सूर्य ताप। नेक्स्ट है, सूर्य ताप को मापने की इकाई है, तो ये है लेंजली। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो पहला दे रखा है कर्क संक्रांति, ये मनाते हैं हम 21 जून को, ये बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति ये मनाते हैं 22 दिसंबर को, ये भी सही है। फिर विषुवत, विषुवत रेखा पर जो सन रे पड़ती हैं बिल्कुल सीधी, तो वो कब पड़ती हैं? वो पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को। तो इसका मतलब ये सभी सही है। ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है? तो देखो सबसे पहले क्या आता है? बुध, फिर शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, और फिर आते हैं मंगल। ठीक है। अब देखो किस किस के बीच है? शुक्र और मंगल के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शुक्र और मंगल। नेक्स्ट है, पृथ्वी में किस भाग पर सर्वाधिक सौर्य ताप प्राप्त होता है? तो ये होता है निम्न मध्य अक्षांशों पर। ठीक है। नेक्स्ट, औसत रूप से पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये है 149 मिलियन किलोमीटर दूर। ठीक है। नेक्स्ट है, उपसौर्य स्थिति है। तो उपसौर्य की स्थिति होती है जब पृथ्वी और सूर्य के निकटतम जो दूरी होती है वो कम होती है। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी है वो सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है। और इसकी अगर तुमसे दूरी पूछते तो याद रख लेना 146। ठीक है, मिलियन किलोमीटर, यानी कि बस 3 माइनस कर देना। ओके। नेक्स्ट है, उपसौर्य की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के कितनी दूरी होती है? तो देखो अभी बताया ना 146 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, अपसौर्य की स्थिति। अपसौर्य की स्थिति क्या होगी? जब ये दूर हो जाती हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अधिक होती है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, अपसौर्य की स्थिति कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। अपसौर्य की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी बताइए। देखो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? 3 माइनस कर रहे थे, इसमें 3 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 152 मिलियन किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट है, अपसौर्य की स्थिति होती है। उपसौर्य की स्थिति, तो उपसौर्य की स्थिति कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, 4 जुलाई और 3 जनवरी, ये याद रख लें, 3 4। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सौर्य विकिरण
का परावर्तन पृथ्वी पर कौन सा भाग करता है? तो ये कौन सा करेगा? ये करेगा, ये जहाँ पर बर्फ होगी वो सबसे ज़्यादा करेगा ना, तो ये करेगा हिमाच्छादित क्षेत्र। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो औसतन जिस गहराई पर 1 फ़ारेनहाइट की दर से तापमान में वृद्धि होती है तो वह होता है 64 फीट। ठीक है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के अनुसार तापमान की सामान्य ह्रास दर 1 सेंटीग्रेड प्रत्येक कितने किलोमीटर पर होती है? तो ये होती है 165 किलोमीटर 5 मीटर पर। देखो कैसे याद रखोगे, जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 165 मीटर चले, कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ऊपर की तरफ जाने से क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है ना, तो कम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो, इसका आकार चपटाकार गोले की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट है, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो कितना है? 5 से 6। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु लगभग है, तो पृथ्वी की आयु कितनी है? देखिए ऑप्शन, तो पृथ्वी की आयु है 4.5 अरब वर्ष। नेक्स्ट, किस विद्वान ने पृथ्वी को 3 समांतर परतों सियाल, सीमा और निफे में विभाजित किया? देखो इस तरीके से, जैसे ये ऊपर वाली क्या होगी? सियाल, फिर ये सीमा और ये निफे जो कि सेंटर में यानी कि अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये किया था स्वेज ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो अभी किया था ना, क्या होगा? निफे होगा ना नीचे, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा निफे यानी कि निकिल और लोहा। ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई है, तो ये होती है 7927। ठीक है, ऐसे याद रखो, 77 और 92 बस याद रख लो, 77 याद रख लो, तो कितनी है? बी यानी कि 77927। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब हमें बताना है जो कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखो पहला है, अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये तो सही है। इनकी संख्या कितनी है? 181, ये भी सही है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है, तो ये गलत है। ठीक है, विषुवतीय रेखा की लंबाई जो विषुवत रेखा पर जो है वो है 40069, तो ये भी सही है। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो कौन सा है? 3। नेक्स्ट है, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? अब देखो कहाँ पे पूछा है? भूमध्य रेखा पर पूछा है, तो ये होती है 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? अब अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ओके। 0 देशांतर रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, जिससे हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गति होती है 2 प्रकार की। कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण, यानी कि दोनों। नेक्स्ट, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है घूर्णन। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये बनाता है 66 डिग्री। ठीक है, यानी 66 सही 1/2 डिग्री, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेती है? तो ये लेती है 24 घंटे। एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। ठीक है। पृथ्वी दिवस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी दिवस कहते हैं घूर्णन के समय काल को। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रतिदिन यानी कि दैनिक गति को कहा जाता है? तो पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है घूर्णन गति। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी निम्नलिखित में से कितने दिनों में सूर्य का एक पूरा चक्कर यानी कि परिक्रमा लगाती है? तो ये लगाती है कितनी? 365 1/4 डे। ओके। अब देखो, जैसे कि ये पृथ्वी है,
अगर पृथ्वी, फिर से बनाते हैं, जैसे ये सूर्य और ये पृथ्वी, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसे क्या कहेंगे, परिक्रमा कर रही है, जैसे परिक्रमा करते हैं ना हम लोग मंदिर में, तो परिक्रमा, ठीक है। और अपनी ही जगह पे घूमेगी तो उसे घूर्णन, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ये होता है परिक्रमण के कारण, ठीक है। डेली तो बदलते नहीं है। अब देखो जो रोज रोज हो वो तो है घूर्णन, ठीक है, और परिक्रमण जो कि साल भर में हो पाता है। तो जो ऋतुएं आती हैं वो पूरे साल में आती ना, तो हमेशा याद रखना कैसे, परिक्रमण से। नेक्स्ट है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। अरे यार ये क्या हुआ, चलो फिर से बताती हूँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं, ठीक है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ये अवस्था कहलाती है, देखो उत्तर में हो रही ना, तो क्या कहेंगे, उत्तरी अयनांत, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर, दक्षिणी ध्रुव, देखो ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण किस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो ये कब पड़ेंगी, ये पड़ती हैं, देखो मकर रेखा पड़ेंगी, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगी, उत्तर में सर्दी होगी ना, तो यानी कि ये होगा दिसंबर के टाइम, तो ये होगा 22 दिसंबर को, ठीक है। ऐसे आइडिया भी लगा सकते हैं। दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर, अब देखो दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने की अवस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं, अब देखो पहले जब उत्तर की तरफ थी तो उसे क्या कह रहे थे, उत्तरी अयनात, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दक्षिणी अयनात। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ रही हैं। अब ये किस दिन पड़ेंगी, चलो देखते हैं। पहला है, हमने ये अभी किया था ना, 2 किए थे, यानी कि एक तो था 21 मार्च और दूसरा था 23 सितंबर, यानी कि इसका सही कौन सा होगा, ए और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परिक्रमण गति का प्रभाव नहीं है, हमें बताना है इसमें से परिक्रमण गति का प्रभाव कौन सा नहीं होगा। तो देखो दिन रात होती है, दिन रात का बनना, ये सही है। फिर है अक्षांश व देशांतर का निर्धारण, ये नहीं है। फिर है आयन व्रतों का निर्धारण, ये भी सही है, अभी था ना कि दक्षिण को झुक रहा है, पूर्व में कभी झुक रहा है, तो ये। फिर है दैनिक ज्वार भाटा में समय का अंतर होना, ये भी सही है, तो इसका गलत कौन सा है, ओनली वी, ठीक है, यानी कि 2 नंबर। नेक्स्ट है, अपशौर्य और उपशौर्य और अपशौर्य की स्थिति किस कारण होती है? उपशौर्य और अपशौर्य की, तो ये क्यों होगी, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से परिक्रमण गति का प्रभाव है, परिक्रमण गति का प्रभाव है, देखो आयन व्रतों का निर्धारण, ये सही है, ध्रुव व्रतों का निर्धारण, ये भी सही है, ऋतु परिवर्तन, ये भी सही, यानी कि ये सभी सही है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण स्थिति में होता है? देखो क्या बोल रहा है, समकोण स्थिति में, तो ये 2 बार होता है, ठीक है। जैसे ये है एक मिनट, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, एक तो ये इस यहाँ पर जाएगा ऐसे घूमते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, तब ये क्या बनाएगा, समकोण की स्थिति, ठीक है। फिर ये घूम कर आ जाएगा और फिर जब इस जगह आएगा फिर से ये बना देगा समकोण की स्थिति, को इतना हो गया, 2 हो गए ना। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा किस स्थिति में होते हैं? तो देखो पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में होती है, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि ए वाला ही इसमें सही मिल गया। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण में अंधकारमय काल अवधि औसतन कितने समय की होती है? तो ये औसतन होती है 2 मिनट की, ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो ये होता है लगभग 1 घंटे के समथिंग, यानी 1 घंटा 40 मिनट का, ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सतही आकार है, तो पृथ्वी का सतही आकार है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय देखो चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध में हो तो पृथ्वी में हो, एक मिनट फिर से एक बार बताती हूँ। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, देखो सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चंद्रग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय। अब अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, राकेश शर्मा, है ना। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष में जाने हेतु उड़ान भरी थी? किस अंतरिक्ष यान से गए थे, हमें ये बताना है। तो ये गए थे सोयूज T11 से। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राकेश शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया था अशोक चक्र से। ओके। नेक्स्ट, कल्पना चावला के सम्मान में किस भारतीय उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा गया है? तो ये रखा गया है मैटसेट 1 का। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सुनीता विलियम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया था पद्म भूषण से। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये है सुनीता विलियम्स। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कल्पना चावला के संदर्भ में असत्य है? हमें कौन सा बताना है जो कि असत्य है। देखो, पहला दिया है, इनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-87 की उड़ान से प्रारंभ हुई, तो ये सही है। ठीक है। स्टार ट्रैक उपन्यास में कल्पना चावला के सम्मान में एक अंतरिक्ष यान को चावला नाम दिया गया, तो ये भी सही है। भारतीय उपग्रह मैटसेट 1 का नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया गया, ये भी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला पुरस्कार स्थापित किया, तो ये गलत है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है, हमें असत्य बताना था, ये है। बाकी के अभी हम ऊपर भी ये सब देख चुके। ठीक है। तो आपकी वीडियो आज पूरी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।